क्या होगा अगर आपको एक खूबसूरत द्वीप पर छुट्टियां मनाने के लिए बुलाया जाए, लेकिन वहां पहुंचते ही एक एक करके लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे? और सबसे डरावनी बात, कातिल उन्हीं के बीच मौजूद हो। सोचिए, 10 लोग, एक सुनसान द्वीप और एक ऐसा रहस्य जो हर मिनट गहराता जाता है। आज की कहानी है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मिस्ट्री नॉवेल्स में से एक, एंड देन देयर वर नन बाय अगाथा क्रिस्टी। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इंसानी अपराध बोध, न्याय और सच्चाई की ऐसी कहानी है जो आपको आखिरी पल तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। एंड देन देयर वर नन महान क्राइम राइटर अगाथा क्रिस्टी की लिखी हुई एक क्लासिक मिस्ट्री नॉवेल है। इस कहानी में 10 अजनबी लोगों को एक रहस्यमय व्यक्ति की तरफ से एक निजी द्वीप सोल्जर आइलैंड पर बुलाया जाता है। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये छुट्टियां नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल की शुरुआत है। एक एक करके लोग मरने लगते हैं और धीरे धीरे सच सामने आता है कि इन सभी के अतीत में एक एक ऐसा अपराध छिपा है जिसके लिए उन्हें कभी सजा नहीं मिली। तो आखिर कौन है वो इंसान जो उन्हें सजा दे रहा है, और क्या कोई इस द्वीप से जिंदा निकल पाएगा? आइए इस रहस्य को समझते हैं 5 हिस्सों में। अध्याय 1, रहस्यमयी निमंत्रण। कल्पना कीजिए, आपको अचानक एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा है कि आपको कुछ दिनों के लिए समुद्र के बीच बसे एक खूबसूरत द्वीप पर बुलाया गया है, आराम करने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए और शायद थोड़ी शांति पाने के लिए। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन अगर वही निमंत्रण आपकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाए, तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। 10 अलग अलग लोग जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, अचानक एक रहस्यमयी निमंत्रण प्राप्त करते हैं। किसी को नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, किसी को पुराने दोस्त के नाम से बुलावा आता है, तो किसी को बस छुट्टियां बिताने का न्योता। हर व्यक्ति को लगता है कि ये एक सामान्य निमंत्रण है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये निमंत्रण उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाला है। एक एक करके सभी लोग समुद्र के बीच बसे एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं। ये द्वीप बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ गहरा नीला समुद्र, ऊंची चट्टानें और बीच में खड़ा एक शानदार घर। पहली नजर में सब कुछ शांत और आकर्षक लगता है, लेकिन कभी भी सबसे शांत जगहों में ही सबसे खतरनाक रहस्य छिपे होते हैं। द्वीप पर पहुंचने के बाद सभी मेहमान उस बड़े घर में इकट्ठा होते हैं। वहां नौकर उनकी सेवा करते हैं, कमरों की व्यवस्था की गई है और हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित दिखाई देती है। लेकिन एक अजीब बात है, जिस व्यक्ति ने उन सबको बुलाया है वो वहां मौजूद नहीं है। सभी लोग सोचते हैं कि शायद वो थोड़ी देर में आ जाएगा। वे आपस में बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई जज, कोई सैनिक, कोई शिक्षक। दिखने में सभी बिल्कुल सामान्य लोग हैं, लेकिन हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक कहानी छिपी होती है, और कभी भी वो कहानी बहुत अंधेरी होती है। शाम ढलती है और सभी लोग भोजन के लिए मेज पर बैठते हैं। तभी अचानक कमरे में एक रिकॉर्ड चलने लगता है और एक गंभीर आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। वो आवाज एक एक करके उन सभी लोगों के नाम लेती है और उन पर आरोप लगाती है कि उन्होंने अपने अतीत में किसी की मौत का कारण बने हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और डर दिखाई देता है। कोई कहता है ये मजाक है, कोई कहता है ये झूठ है, लेकिन उस आवाज के शब्द बहुत सटीक है, जैसे वो उनके अतीत का हर सच जानती हो। यही वो पल है जब इस रहस्य की असली शुरुआत होती है। थोड़ी ही देर बाद अचानक एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाती है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। अब डर सच बन चुका है। सबको एहसास हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। इस द्वीप पर कुछ बहुत भयानक होने वाला है। तभी उनकी नजर मेज पर रखी एक अजीब सी कविता पर जाती है।
ये कविता 10 छोटे सैनिकों की कहानी बताती है जो एक एक करके मरते जाते हैं और अंत में कोई भी नहीं बचता। पहले तो ये बस एक बच्चों की कविता लगती है, लेकिन जब वे सोचते हैं कि अभी अभी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, तो ये कविता अचानक बहुत डरावनी लगने लगती है। अब हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये सब पहले से योजना बनाकर किया गया है? क्या कोई उन्हें सजा देने आया है? और सबसे बड़ा सवाल, कातिल कौन है? क्योंकि अगर द्वीप पर कोई बाहर से नहीं आ सकता, तो इसका मतलब साफ है, खतरा बाहर नहीं बल्कि उन्हीं 10 लोगों के बीच मौजूद है। यहीं से कहानी में डर, रहस्य और शक की शुरुआत होती है। अब हर मुस्कान के पीछे शक है, हर बात के पीछे डर है और हर व्यक्ति के मन में एक ही ख्याल है, क्या अगला नंबर मेरा होगा? अध्याय 2, शक की दीवार। पहली मौत के बाद उस खूबसूरत द्वीप का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ ही समय पहले तक जो जगह छुट्टियों की तरह लग रही थी, अब वही जगह डर और बेचैनी से भर चुकी है। समुद्र की लहरों की आवाज जो पहले सुकून देती थी, अब किसी अनजाने खतरे की तरह महसूस होने लगती है। द्वीप पर मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, कातिल कौन है? क्योंकि अब यह बात साफ हो चुकी है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। पहली मौत एक चेतावनी थी और शायद ये सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे सभी लोग समझने लगते हैं कि इस द्वीप से बाहर निकलना आसान नहीं है। समुद्र चारों तरफ फैला हुआ है और बाहर की दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं है। मतलब साफ है, अगर खतरा है तो वो यही कहीं मौजूद है। और यही सोच हर व्यक्ति के दिल में शक का बीज बो देती है। अब हर कोई एक दूसरे को अलग नजर से देखने लगता है। जो लोग कुछ समय पहले तक साथ बैठकर बात कर रहे थे, अब वही लोग एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं। बातचीत कम हो जाती है और नजरों में सवाल बढ़ जाते हैं। कोई भी किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मानो इस द्वीप पर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो, शक की दीवार। और ये दीवार हर पल ऊंची होती जा रही है। हर व्यक्ति अपने मन में सोचता है, अगर कातिल बाहर से नहीं आया तो वो हम में से ही कोई है। यहीं से डर और शक का खेल शुरू होता है। कभी किसी की छोटी सी बात भी संदिग्ध लगने लगती है। किसी का अचानक चुप हो जाना, किसी का अकेले टहलने जाना या किसी का घबराया हुआ चेहरा, सब कुछ शक पैदा करने लगता है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे अंधेरे कमरे में बैठे हुए इंसान को हर छोटी आवाज किसी खतरे जैसी लगती है। जब डर बढ़ता है तो इंसान का दिमाग साफ सोच नहीं पाता, और जब भरोसा खत्म होने लगता है तो रिश्ते भी टूटने लगते हैं। द्वीप पर भी ठीक यही हो रहा है। अब हर व्यक्ति अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि रिकॉर्ड की उस आवाज ने उन सब पर आरोप लगाए थे। आरोप किसी की मौत के लिए जिम्मेदार होने का। कुछ लोग इन आरोपों को झूठ बताते हैं, कुछ गुस्से में इनकार करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके चेहरे पर खामोशी छा जाती है। क्योंकि सच ये है कि उन सब के अतीत में कोई न कोई ऐसा फैसला है जिसने किसी और की जिंदगी बदल दी थी। कभी किसी ने लालच में गलती की, कभी किसी ने लापरवाही में, और कभी किसी ने अपने स्वार्थ के कारण। लेकिन उस समय शायद किसी को सजा नहीं मिली। कानून की नजर में वे बच निकले। पर अब ऐसा लगता है जैसे कोई है जो उन सभी पुराने अपराधों का हिसाब लेने आया है। यही विचार हर व्यक्ति को अंदर से हिला देता है, और यही इस कहानी का सबसे गहरा पहलू सामने आता है। कभी कभी इंसान दुनिया से तो बच जाता है, लेकिन अपने जमीर से नहीं बच पाता। द्वीप पर मौजूद हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं अपराध बोध छिपा हुआ है, और जब वो अपराध बोध डर के साथ मिल जाता है तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। इसी बीच द्वीप पर एक और मौत हो जाती है। अब डर कई गुना बढ़ चुका है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये खेल रुकने वाला नहीं है। अब किसी को ये नहीं पता कि अगला नंबर किसका होगा। द्वीप का हर कमरा, हर गलियारा, हर कोना अब डर से भरा हुआ लगता है। रात और भी लंबी हो जाती है और नींद किसी की आंखों में नहीं आती। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है
जहां भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। हर व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, भले ही वे सब एक ही घर में क्यों न रह रहे हों। और यही शक की दीवार इस कहानी को और भी खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब इंसान दूसरों से डरने लगता है तब सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। और अब इस द्वीप पर वही खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। सवाल अभी भी वही है, कातिल कौन है? और सबसे डरावना सवाल, क्या इस द्वीप से कोई भी जिंदा बाहर निकल पाएगा? अध्याय 3, डर का जाल। अब द्वीप पर माहौल पहले से भी ज्यादा भयावह हो चुका है। पहली मौत ने लोगों को चौंकाया था, दूसरी मौत ने उन्हें डरा दिया, और अब हर व्यक्ति के दिल में यह डर बैठ चुका है कि अगला नंबर उसका भी हो सकता है। द्वीप पर हवा वही है, समुद्र वही है, घर वही है, लेकिन लोगों के मन पूरी तरह बदल चुके हैं। अब कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। हर व्यक्ति के चेहरे पर थकान और डर साफ दिखाई देने लगा है। रातें लंबी हो चुकी है और नींद जैसे इस द्वीप को छोड़कर कहीं दूर चली गई है। हर छोटी आवाज अब किसी खतरे की तरह लगती है। दरवाजे की हल्की सी चरमराहट, खिड़की पर टकराती हवा या दूर समुद्र की तेज लहरें, सब कुछ दिल की धड़कन बढ़ा देता है। यही डर धीरे धीरे एक जाल की तरह फैलने लगता है, और इस जाल में अब द्वीप पर मौजूद हर व्यक्ति फंस चुका है। लोग अब अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन साथ रहने में भी उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि शक अभी भी उनके बीच मौजूद है। वे जानते हैं कि कातिल उन्हीं के बीच है। इसी कारण अब वे एक अजीब सी स्थिति में फंस गए हैं। साथ रहो तो शक होता है, और अकेले रहो तो डर लगता है। ये डर इंसान के दिमाग के साथ खेल खेलने लगता है। जब डर बहुत बढ़ जाता है तो इंसान सही और गलत में फर्क करना भी मुश्किल समझने लगता है। द्वीप पर भी यही हो रहा है। कुछ लोग घबराहट में गलत फैसले लेने लगते हैं, कुछ लोग दूसरों पर आरोप लगाने लगते हैं, और कुछ लोग पूरी तरह चुप हो जाते हैं। हर किसी की मानसिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये द्वीप सिर्फ लोगों को मार ही नहीं रहा, बल्कि उनके मन को भी तोड़ रहा है। इसी बीच वो रहस्यमयी कविता फिर सबके सामने आती है। 10 छोटे सैनिकों की वो कविता, जिसमें लिखा है कि कैसे एक एक करके सभी सैनिक मरते जाते हैं। अब तक जो मौतें हुई है वे उसी कविता की पंक्तियों के अनुसार हुई है। ये बात लोगों के डर को और भी बढ़ा देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये सब पहले से योजना बनाकर किया जा रहा है। कोई है जो हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है, और वो व्यक्ति अभी भी इस घर के अंदर मौजूद है। ये एहसास किसी को भी अंदर से हिला देने के लिए काफी है। अब लोग एक साथ बैठकर कातिल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे तय करते हैं कि अब कोई भी अकेला नहीं जाएगा और हर चीज पर नजर रखी जाएगी। लेकिन डर का जाल इतना मजबूत हो चुका है कि भरोसा बनाना लगभग असंभव हो गया है। कभी किसी की बात संदिग्ध लगती है, कभी किसी की हरकत, और तभी एक और हादसा हो जाता है। एक और व्यक्ति की जान चली जाती है। अब यह साफ हो चुका है कि यह खेल रुकने वाला नहीं है। द्वीप पर हर मौत के साथ लोगों की उम्मीद भी मरती जा रही है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि कातिल कौन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कोई भी इस डर के जाल से बाहर निकल पाएगा? क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है जैसे ये द्वीप धीरे धीरे सबको अपने अंदर समेट रहा है, और इस खेल का अंत शायद वही होगा जो उस रहस्यमयी कविता में लिखा है। एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे और आखिर में कोई भी नहीं बचेगा। अध्याय 4, सच के करीब। अब द्वीप पर बचे हुए लोगों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। कुछ ही समय पहले यहां हसीन जाग की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन अब पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका है। समुद्र की लहरें लगातार चट्टानों से टकराती हैं, और हर टकराहट मानो ये याद दिलाती है कि समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब बचे हुए लोग समझ चुके हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये सब किसी बहुत चालाक दिमाग की योजना है। कोई है जिसने पहले से सब कुछ सोचकर ये खेल रचा है, और अब वे लोग सच के बहुत करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। वे तय करते हैं कि अब डरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें बचना है
तो उन्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा। वे एक एक करके अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। वो रिकॉर्डिंग जिसमें उन सब पर आरोप लगाए गए थे अब उनके दिमाग में बार बार गूंज रही है। अब उन्हें समझ आने लगता है कि इस खेल का संबंध उनके अतीत से है। उन सभी के जीवन में एक ऐसा पल था जब उनके किसी फैसले की वजह से किसी और की मौत हुई थी। शायद वो गलती थी, शायद लापरवाही, और शायद जानबूझकर किया गया अन्याय। लेकिन उस समय कानून ने उन्हें सजा नहीं दी। वे सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि वो कहानी यही खत्म हो गई। लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता। सच बस छिप जाता है और सही समय का इंतजार करता है। द्वीप पर मौजूद रहस्यमयी व्यक्ति शायद वही इंसान है जिसने ये फैसला किया कि वो खुद न्याय करेगा। ये सोच सभी के मन में डर के साथ साथ अपराध बोध भी भर देती है। अब वे एक दूसरे से खुलकर सवाल करने लगते हैं। कौन था वो व्यक्ति जिसकी मौत के लिए आप जिम्मेदार थे? क्या वो सच में दुर्घटना थी या फिर आपने जानबूझकर किसी को खतरे में छोड़ा था? ऐसे सवाल माहौल को और भी भारी बना देते हैं। हर व्यक्ति अपने अतीत की परछाइयों से घिरने लगता है और यही कहानी का सबसे गहरा पहलू सामने आता है। कभी भी इंसान अपने जीवन में ऐसे फैसले लेता है जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह सही नहीं मानता, लेकिन समय बीतने के साथ वो उन बातों को भूलने की कोशिश करता है। द्वीप पर मौजूद ये लोग भी यही कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उनका अतीत हमेशा के लिए पीछे छूट गया है, लेकिन अब वही अतीत उनके सामने खड़ा है और वो उनसे जवाब मांग रहा है। इसी बीच बचे हुए लोग ये भी सोचने लगते हैं कि शायद कातिल उनमें से ही कोई है जो सबको धोखा दे रहा है। वे हर घटना को जोड़ने की कोशिश करते हैं। कौन कहा था, किसने क्या देखा, किसने क्या कहा, लेकिन हर बार पहेली और उलझ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत चालाकी से सभी को भ्रम में डाल रहा है। और फिर एक और चौंकाने वाली घटना होती है, एक और मौत। अब बचे हुए लोगों के दिलों में उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। उन्हें महसूस होने लगता है कि शायद इस खेल का अंत बहुत ही भयानक होने वाला है। फिर भी उनके मन में एक आखिरी उम्मीद बची है। अगर वे सच तक पहुंच जाए, अगर वे समझ जाए कि ये सब किसने रचा है, तो शायद वे बच सकते हैं। लेकिन सच तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि कातिल सिर्फ चालाक नहीं है, वो इंसानी मन को भी बहुत अच्छी तरह समझता है। और शायद इसी कारण उसने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें हर व्यक्ति खुद ही उलझता चला जा रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच बिल्कुल सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी कोई उसे साफ साफ देख नहीं पा रहा। बस एक ही सवाल बाकी है, क्या सच सामने आएगा इससे पहले कि सब खत्म हो जाए? अध्याय 5, चौंकाने वाला अंत। अब द्वीप पर सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका है। कुछ समय पहले तक यहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन अब घर के बड़े बड़े कमरों में सिर्फ खालीपन और डर रह गया है। हर मौत के साथ उस रहस्यमयी कविता की एक और पंक्ति सच होती गई और अब ऐसा लगने लगा है कि कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। द्वीप पर बचे हुए लोग पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है और दिल में बस एक ही सवाल है, क्या ये सब यही खत्म हो जाएगा? अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि कातिल कौन है, क्योंकि हर बार ऐसा लगता है कि शायद रहस्य खुलने वाला है, लेकिन अगले ही पल एक और घटना सब कुछ उलझा देती है। अब ऐसा महसूस होने लगता है जैसे ये द्वीप खुद ही एक पहेली बन गया है, एक ऐसी पहेली जिसमें हर सुराग मौजूद है, लेकिन कोई भी उसे सही तरह से जोड़ नहीं पा रहा। और फिर धीरे धीरे वह पल आता है जब ऐसा लगता है कि अब कोई भी नहीं बच पाएगा। द्वीप पूरी तरह शांत हो जाता है। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती रहती है और घर के अंदर बस खाली गलियारे रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी का असली रहस्य अभी बाकी है। कुछ समय बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू होती है। लोग हैरान हैं कि एक सुनसान द्वीप पर इतने लोगों की मौत कैसे हो गई और आखिर कातिल कौन था। कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा। ये मामला एक ऐसी पहेली बन जाता है
जिसे कोई सुलझा नहीं पाता। लेकिन फिर एक दिन एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक पत्र मिलता है और उसी पत्र में इस पूरे खेल का रहस्य छिपा होता है। पत्र में लिखा होता है कि ये सब एक व्यक्ति की सोची समझी योजना थी। वो व्यक्ति मानता था कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपराध किए हैं, लेकिन कानून उन्हें सजा नहीं दे पाया। कभी सबूत की कमी के कारण, कभी चालाकी के कारण और कभी समाज की कमजोरियों के कारण। लेकिन उसके मन में एक अजीब विश्वास था। वो मानता था कि हर अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर अदालत नहीं दे सकती तो कोई और देगा। इसी सोच के साथ उसने उन सभी लोगों को चुना जिनके अतीत में किसी की मौत का रहस्य छिपा हुआ था। उसने उन्हें इस द्वीप पर बुलाया और फिर एक ऐसी योजना बनाई जिसमें हर मौत उस रहस्यमयी कविता के अनुसार हो, ताकि ये सब एक रहस्यमयी खेल जैसा लगे और सच्चाई आसानी से किसी के सामने ना आए। उसने हर कदम बहुत सोच समझ कर रखा। हर घटना, हर सुराग और हर मौत उसी योजना का हिस्सा थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अंत में वो खुद भी इस खेल का हिस्सा बन गया, क्योंकि उसके लिए न्याय सबसे महत्वपूर्ण था। वो चाहता था कि ये कहानी उसी तरह खत्म हो जैसा उस कविता में लिखा गया था। एक एक करके सभी खत्म हो जाए और अंत में कोई भी न बचे। यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश सामने आता है। कभी कभी इंसान अपने मन में न्याय की ऐसी परिभाषा बना लेता है जो दुनिया के नियमों से बहुत अलग होती है। और जब कोई व्यक्ति खुद को न्याय का रक्षक समझने लगता है, तब परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं और फिर वहां कोई भी नहीं बचा। ये पंक्ति सिर्फ कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतावनी भी है कि इंसान अपने अपराधों से हमेशा नहीं बच सकता। सच देर से सामने आता है, लेकिन आता जरूर है। और कभी कभी सबसे बड़ा न्याय हमारी अपनी अंतरात्मा ही देती है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आपका स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ कहानियां सुनने नहीं, बल्कि उनसे कुछ सीखने भी आते हैं। एंड देन देयर वर नन सिर्फ एक रहस्य भरी कहानी नहीं है। ये हमें इंसानी मन, अपराध बोध, न्याय और जिम्मेदारी के बारे में बहुत गहरी बातें सिखाती है। तो आइए अब बात करते हैं इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और उनसे मिलने वाले जीवन के महत्वपूर्ण पाठों के बारे में। पावरफुल क्वोट्स नंबर 1। क्राइम इज अ डिजीज, मीट इट विद पनिशमेंट। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कि अपराध सिर्फ एक गलती नहीं होता, बल्कि एक बीमारी की तरह फैल सकता है। अगर उसे रोका न जाए तो समाज में अन्याय बढ़ने लगता है। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे हर कर्म का परिणाम होता है, इसलिए हमें अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। नंबर 2, द ट्रूथ, हाउएवर अगली इन इटसेल्फ, इज ऑलवेज क्यूरियस एंड ब्यूटिफुल टू सीकर्स आफ्टर इट। इस पंक्ति का अर्थ है कि सच कभी भी बहुत कठोर या दर्दनाक हो सकता है, लेकिन जो लोग सच्चाई को समझना चाहते हैं उनके लिए सच हमेशा महत्वपूर्ण और सुंदर होता है। जिंदगी में भी कई बार सच से भागना आसान लगता है, लेकिन असली ताकत उसी में है कि हम सच का सामना करें। नंबर 3, इनोसेंट और गिल्टी, एवरीवन हाइड्स समथिंग। लेखक यहाँ इंसानी स्वभाव की एक गहरी सच्चाई बताते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वह दुनिया से छिपाना चाहता है, लेकिन जब हालात कठिन होते हैं तो वही छिपी हुई बातें सामने आने लगती है। नंबर 4, फियर मेक्स पीपल डू स्ट्रेंज थिंग्स। डर इंसान के व्यवहार को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम डर जाते हैं तो कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में हम कभी नहीं लेते। इसलिए जरूरी है कि मुश्किल समय में भी हम अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। नंबर 5, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड। ये पूरी कहानी का सबसे गहरा विचार है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि सही न्याय वही है जो सही तरीके से किया जाए, न कि गुस्से या बदले की भावना से।
प्रैक्टिकल लेसन्स लेसन 1, अपने फैसलों की जिम्मेदारी ले। हम जो भी निर्णय लेते हैं उसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि दूसरों पर भी पड़ सकता है। इसलिए हर निर्णय लेने से पहले ये जरूर सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। लेसन 2, सच से कभी मत भागिए। सच कभी भी असहज लग सकता है, लेकिन उससे भागने से समस्या और बड़ी हो जाती है। अगर हम सच्चाई का सामना करना सीख लें तो हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। लेसन 3, डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दे। डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम डर के आधार पर फैसले लेने लगते हैं तो अक्सर हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना सीखना बहुत जरूरी है। लेसन 4, दूसरों के जीवन पर अपने प्रभाव को समझे। कई बार हमें लगता है कि हमारे छोटे छोटे फैसले मायने नहीं रखते, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी हर क्रिया किसी न किसी तरह से दूसरों के जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए हमेशा जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें। लेसन 5, न्याय का मतलब बदला नहीं होता। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि न्याय और बदले में बहुत बड़ा अंतर होता है। सही न्याय वह है जो संतुलन और सत्य के आधार पर हो, न कि गुस्से और घृणा के आधार पर। जब हम ये फर्क समझ लेते हैं तब हम एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बना सकते हैं। अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और समय है पूरी यात्रा को एक नजर में समझने का। एंड देन देयर वर नन हमें सिर्फ एक रहस्यमयी घटना नहीं दिखाती, ये हमें इंसान के मन की गहराइयों से भी परिचित कराती है। इस कहानी में 10 लोग एक द्वीप पर आते हैं और धीरे धीरे सच सामने आने लगता है कि हर किसी के अतीत में एक छिपा हुआ अपराध है। कानून की पकड़ से वे भले ही बच गए हों, लेकिन अपने कर्मों की परछाई से नहीं बच पाए। कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे फैसले कभी अकेले नहीं होते, उनका असर किसी न किसी की जिंदगी पर पड़ता ही है। और जब इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भागता है तो सच एक दिन उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये किताब हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। दूसरी, सच से भागना आसान लग सकता है, लेकिन वही सच अंत में हमें मजबूत बनाता है। और तीसरी, न्याय और बदले में फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब इंसान खुद को न्याय का मालिक समझने लगता है तब विनाश की शुरुआत होती है। अगाथा क्रिस्टी ने इस कहानी के जरिए हमें यह दिखाया है कि इंसान का असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के सच से होता है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर आप इस कहानी से एक बात अपने जीवन में ले जाना चाहते हैं तो वो ये है, अपने जीवन में ऐसे फैसले लें जिनके सामने खड़े होने से आपको कभी डर न लगे, क्योंकि सच्ची शांति वही पाता है जिसका मन साफ होता है। अब हम लोग इस किताब की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, और अगर इस पूरी कहानी को एक पंक्ति में समझें तो संदेश बिल्कुल साफ है। सच देर से आता है, लेकिन आता जरूर है।